हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में हमारा फंडामेंटल राइट्स तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। फंडामेंटल राइट के बाद आता है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व फंडामेंटल राइट के बाद हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। ये हमारे पार्ट 4 में आते हैं, भाग 4 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं और आर्टिकल है 36 से 51। 36 से 51 आर्टिकल है। अब डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं? डीपीएसपी हमने लिए थे आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने डीपीएसपी जो बोरो किए हैं। अब डीपीएसपी में बताया क्या गया है? डीपीएसपी बेसिकली गाइडलाइंस हैं स्टेट के लिए, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके लिए कुछ डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस बताई गई हैं डीपीएसपी में कि आपको सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करना होगा अपने राज्य में, या कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो आपको सामाजिक, आर्थिक और अपने राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आपको लॉ बनाना है कि कोई भी आप विधायी, एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में अगर आप कोई लॉ बना रहे हैं तो आपको है वो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाना है। अब डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि डीपीएसपी क्यों जोड़े गए कॉन्स्टिट्यूशन में? डीपीएसपी इसलिए जोड़े गए कि जो हमारा राज्य है या हमारा देश जो है वो कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ जो है डीपीएसपी जोड़े गए थे। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट, ऐसा स्टेट हो जहां पर सभी का वेलफेयर हो, कोई भी जो है उसमें वंचित ना रहे, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हम बात करें या आर्थिक स्तर पर बात करें या राजनीतिक स्तर पर बात करें। तो इसका ऑब्जेक्टिव हो गया टू क्रिएट ए वेलफेयर स्टेट एंड प्रमोट सोशल जस्टिस, कि समाज में सबको सम्मान, न्याय मिले, सम्मान, अधिकार मिले उनको। और जो हमारे डीपीएसपी हैं वो नॉन जुडिशियल इन नेचर हैं। इनकी प्रकृति कैसी है? गैर न्यायोचित। गैर न्यायोचित का मतलब ये है कि यदि इनका उल्लंघन किया जाता है, यदि गवर्नमेंट जो है वो इनको फॉलो नहीं करती है या इनका डीपीएसपी का पालन नहीं करती है, तो न्यायालय जो है वो इनको लागू नहीं कर सकता। कोर्ट के द्वारा ये लागू नहीं किए जा सकते। तो ये हो गए हमारे नॉन जुडिशियल इन नेचर। तो डीपीएसपी में हमने अभी तक क्या देखा कि एक तो ये पार्ट 4 में बताए गए हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक है। आयरलैंड के संविधान से हमने इनको बोरो किया है। और डीपीएसपी जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक डायरेक्शन या गाइडलाइन है कि आपको इनको ध्यान में रखते हुए आप कोई भी लॉ है वो बनाएंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि वेलफेयर स्टेट बनाना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य हो गया। और इनकी प्रकृति है गैर न्यायोचित, नॉन जुडिशियल इन नेचर है। यदि इनका उल्लंघन करती है सरकार या इनका फॉलो नहीं करती है तो कोई भी कोर्ट इनको लागू नहीं करवा सकता। तो ये तो हो गई डीपीएसपी के बारे में बेसिक बात। अब हम डीपीएसपी से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 बताएगा डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि हम जो राज्य की बात कर रहे हैं कि राज्य कोई कानून बना रहा है या राज्य के लिए गाइडलाइंस है, तो राज्य क्या चीज है? राज्य की परिभाषा बताइए आर्टिकल 26 में, कि हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं उस राज्य से हम क्या समझे। तो उसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें सेम डेफिनेशन दी है जैसी कि आर्टिकल 12 में दी गई थी। आर्टिकल 12 में भी फंडामेंटल राइट से पहले राज्य की परिभाषा बताई गई थी। सेम टू सेम जो परिभाषा है वो आर्टिकल 36 में बताई गई है। क्या है? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, कि संघ की कार्यपालिका,
संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका। संघ की है, राज्य की भी होगी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। तो राज्य की कार्यपालिका एंड विधायिका। और कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार के अंडर आता है, गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो वो भी हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी स्टेट की डेफिनेशन। ठीक। आर्टिकल 37 में बताया है डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, कि कोर्ट के द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है। ये इनकी प्रकृति को बताता है कि डीपीएसपी का नेचर कैसा है। तो ये क्या है कि कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी ये कोई भी कोर्ट जो है इनको फोर्स करके लागू नहीं करवा सकता है। ये हो गया हमारे आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37। अब आगे चलें तो आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में ये कहा गया है स्टेट शेल एस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन स्टेट शेल एस्टेब्लिश सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि जो राज्य है वो ऐसा सोशल ऑर्डर स्टेब्लिश करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द स्टेट, कि जो राज्य के लोग हैं उनका कल्याण हो, उनमें किसी भी तरह की असमानता ना हो। अब असमानता तीन तरीके की हो सकती है, तो सामाजिक स्तर पर हो, या आर्थिक स्तर पर हो, या राजनीतिक। तो इसमें ये कहा है कि जो हमारा स्टेट है उसको ऐसा सोशल ऑर्डर स्टेब्लिश करना है, ये ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले सभी को, और किसी भी प्रकार की असमानता ना हो किसी में। ये बताया गया आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 से आगे चले, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में 6 सब क्लोज है। आर्टिकल 39 बताता है कि कुछ इसमें प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि ये जो है स्टेट के द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए, कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति तत्व कौन से हैं। तो सबसे पहला है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू मेल्स एंड फीमेल्स, कि जो पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए समान रोजगार के अवसरों, कि आप जेंडर के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं करेंगे एम्प्लॉयमेंट देने में, समान रोजगार के अवसर हो मेल और फीमेल के लिए। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है फिजिकल रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए मैनर दैट ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर बेनिफिटेड, कि जो हमारा राज्य है उसको भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार करना होगा कि सभी के हितों की पूर्ति हो सके। हमारे जितने भी भौतिक संसाधन हैं, जो भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जो सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनकी सभी की आवश्यकताएं पूरी हो पाए। ये नहीं कि जो हमारे भौतिक संसाधन हैं वो किसी एक ही व्यक्ति उसका लाभ उठाता रहे और बाकी जो है उससे वंचित रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सी बताता है मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी should be in a manner that there should be no centralization of wealth and product, कि जो हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था है, मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन इस प्रकार होना चाहिए कि धन का संकेंद्रण एक ही व्यक्ति के पास नहीं हो, जो वेल्थ एंड प्रोडक्ट्स, जो भी धन है और जो भी उत्पादन हो रहा है उसका सेंट्रलाइजेशन किसी एक पर्सन के पास या किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वल वेजेस फॉर इक्वल जॉब्स टू बोथ मेल एंड फीमेल, यदि आप पुरुष और महिला से समान काम करवा रहे हैं तो समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। ये कहता है 39 का डी। ई में है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स,
इन चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज, कि आप जो भी काम करवा रहे हैं वो आपको उम्र और उनकी सामर्थ्य, किसी भी पर्सन से आप काम करवा रहे हैं तो उसकी आपको हेल्थ का ध्यान रखना है और उसकी सामर्थ्य सामर्थ्य के अनुरूप आपको उनसे काम करवाना है, ताकि उनको फोर्सफुली कोई काम ना करना पड़े। जैसे कि महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए या कोई वृद्ध है, तो उनको उनके एज या हेल्थ या उनकी जो कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ जो है, उसके हिसाब से आपको आपसे काम करवाना है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनके लिए स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाना। तो ये हो गया आर्टिकल 39। 39 में 6 सब क्लॉज दिए। पहला है कि मेल और फीमेल को एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, समान रोजगार के अवसर। बी में कहा है भौतिक संसाधन, बी में भौतिक संसाधनों के बारे में कहा है, भौतिक संसाधनों का वितरण जो है वो सभी के हितों का ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। तीसरा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि धन का संकेंद्रण ना हो। ये है हमारा पॉइंट सी। डी में है कि समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ई है कि आपको उम्र और सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए काम करवाना है। और एफ है कि जो बच्चे हैं उनके लिए आपको स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाना है। तो ये हो गया आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 ए है। आर्टिकल 39 ए बताता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, कि सम्मान न्याय, एक तो आपको सबको सम्मान न्याय उपलब्ध करवाना है और दूसरा आपको निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवानी है। कोई भी पर्सन है, कोई भी सिटीजन है, उसको आपको सबके लिए आपको सम्मान न्याय के प्रोविजन रखने हैं। और यदि कोई कैपेबल नहीं है विधिक सहायता के लिए, तो उसको आपको निशुल्क सहायता देनी होगी। कि जो कोई भी पर्सन है वो अगर केस लड़ना चाहता है लेकिन उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो गवर्नमेंट जो है उसको विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगी। तो ये बताया आर्टिकल 39 ए में। आर्टिकल 40 है एस्टेब्लिशमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आर्टिकल जो है वो बहुत बार पूछा जा चुका है। ग्राम पंचायतों से संबंधित हमारा डीपीएसपी का अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है एस्टेब्लिशमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, की जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, जो हमारी पंचायतें हैं, उनकी स्थापना करना प्लस उनको सशक्त बनाना। सशक्त बनाना यानी कि उनको शक्तियां प्रदान करना, उनको कुछ सब्जेक्ट्स देना कि हाँ ये आपके अंडर में सब्जेक्ट है, आप इन पे अपने हिसाब से एक्ट बना सकते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 40। आर्टिकल 41 बात करता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसएबलमेंट, के कुछ दशाओं में, जैसे कि कुछ कंडीशन है, केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज है, कोई बीमारी है या कोई डिसेबल है काम करने में, तो उनको आपको काम, वर्क, शिक्षा और पब्लिक असिस्टेंट, कि आपको उनको लोक सहायता उपलब्ध करवानी होगी। जैसे कि गवर्नमेंट बहुत तरीके की सब्सिडी या बहुत तरीके की स्कीम्स चलाती है। जैसे कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए सरकार ने स्कीम चला रखी है, तो उनको पर मंथ जो है वो कुछ अमाउंट दिया जाता है। तो इस प्रकार की स्कीम जो है वो सेंटर को या स्टेट को उनके हित में चलानी होगी। तो ये आर्टिकल 41, कि उनको या तो वर्क प्रोवाइड करना, या उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, या उनको लोक सहायता उपलब्ध करवाना, ये आर्टिकल 41 में बताया। आर्टिकल 42 हमारा बताता है टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, कि जो आपका कार्यस्थल है जहां पे आप काम कर रहे हैं
वहां पर न्याय संगत और मानवोचित दशाएं होनी चाहिए, मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अवकाश के प्रोविजन भी किए गए हैं। तो ये सब बताता है आर्टिकल 42 कि अच्छी वर्क कंडीशन होनी चाहिए और जो ये मैटरनिटी रिलीफ भी दिया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 है टू सिक्योर ए लिविंग वेज, a decent standard of life and social and cultural opportunities for all workers। इसको बहुत संक्षिप्त में समझें तो क्या होगा कि निर्वाह योग्य मजदूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी से काम करवा रहे हैं और सिर्फ नाम मात्र की सैलरी आप उसको दें। इतनी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए कि वो अपना निर्वाह जो है वो आसानी से कर सके। ये बताया गया आर्टिकल 43 में। एक तो निर्वाह योग्य मजदूरी, दूसरा है कुटीर उद्योगों, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार को कदम उठाने चाहिए। ये बताया आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 43 ए बात करता है टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। कि जो भी संस्थान हैं उनके मैनेजमेंट में, उनके प्रबंधन में, कि कोई भी संस्था है या कोई भी इंडस्ट्री है तो उसके प्रबंधन में जो है उसके जो इम्प्लॉय हैं, उसके वर्कर हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनकी उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। यह बताता है आर्टिकल 43 ए। आर्टिकल 43 में बताया गया प्रमोशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि जो हमारी सहकारी समितियां होती हैं, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाए। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से जोड़ा गया था। और इसमें यह भी बताया गया कि मजदूरों के लिए भी सहकारी समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। यह आर्टिकल 43 बी। और 44 में बताया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना चाहिए, सम्मान नागरिक संहिता। तो हमारे जितने भी आपराधिक कानून हैं, जो भी क्रिमिनल लॉ हैं, उनमें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जो सिविल लॉ हैं जैसे मैरिज, डिवोर्स, इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं बदले गए हैं, तो वो आते हैं आर्टिकल 44 में। आगे चलें आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 था कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण और आरंभिक शिक्षा, पोषण तथा आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, आरंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ये आर्टिकल 45 में है। टू प्रोवाइड फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 6 year, एज ऑफ 6 years। तो ये आर्टिकल 45 हो गया। और इसमें जो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो कंपल्सरी एजुकेशन थी, अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। वो हमारा पहले डीपीएस भी था आर्टिकल 45 के अंडर, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 86वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 21 ए में जोड़ के एक फंडामेंटल राइट बना दिया है। तो आर्टिकल 45 भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 46 की बात करें, आर्टिकल 46 बताता है इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल असिस्टेंस फॉर SC/ST, कि जो हमारे SC/ST कैटेगरी के जो हमारे नागरिक हैं भारत के, उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए और उनको शिक्षा में भी उनको सहायता दी जानी चाहिए। ये बताता है आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 किससे रिलेटेड हो गया? SC/ST के आर्थिक और शिक्षा की सहायता से संबंधित। आर्टिकल 47 की बात करें, आर्टिकल 47 बताता है न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड एंड हेल्थ, कि राज्य के जो भी लोग हैं उनके पोषण का आपको ध्यान रखना है, जीवन स्तर और स्वास्थ्य में सुधार करना। राज्य के लोगों के पोषण, जीवन स्तर और स्वास्थ्य में सुधार के लिए गवर्नमेंट को
कोई स्टेप्स उठाने चाहिए। अब इसमें ये हो जाता है प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स, कि जो भी मादक पेय पदार्थ हैं, जो भी खतरनाक औषधियां हैं, उन पर प्रतिबंध लगाएगा स्टेट। तो ऐसा कहाँ का आ गया? आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कि हमारी जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, तो अभी भी इंडिया में कृषि में अभी तक हम पारंपरिक तरीके यूज कर रहे हैं, जो हमारे पुराने सदियों से चले आ रहे हैं, हम अभी तक उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो इनमें क्या है? इनमें वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाना, कृषि और जो पशुपालन है उनमें आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। ये भी किसमें बताया गया? आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A बताता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और उनका संवर्धन करना, और वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव की रक्षा, यानी कि नेचर से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा हो जाएगा हमारा? 48A, कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है, उसका संवर्धन करना है, और जो भी वन और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करनी है। तो ये जिम्मेदारी आर्टिकल 48A के तहत जो है वो सरकार को दी गई है। आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, कि हमारे जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। तो इनका संरक्षण करती है गवर्नमेंट ASI के थ्रू, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्टिकल 49 किससे हो गया? कि हमारे जो भी नेशनल इंपोर्टेंस के जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका और कार्यपालिका बिल्कुल सेपरेट होंगी, उनमें दोनों एक दूसरे के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगी। तो ये बताया आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि विश्व शांति व सुरक्षा की स्थापना करना, विश्व शांति व सुरक्षा की स्थापना करना। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन विद बिटवीन नेशंस, कि विभिन्न देशों के बीच में आपको सौहार्दपूर्ण और न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ाना है, किसी के साथ भी आपको दुश्मनी जैसे संबंध नहीं रखने हैं। इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट हैं, हमारे अंतरराष्ट्रीय विवाद हैं, उनको मध्यस्थता से सुलझाना। तो ये हमारा आर्टिकल 51 हो जाता है। तो इसके साथ ही हमारे